नमस्कार मित्रों। एक बार फिर हाजिर हूं मैं एडिटर स्टॉक लेके। और वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे फिर वही निवेदन कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आए, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने करीबी दोस्तों को भी बताइए। आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल से फॉरवर्ड कीजिए। हमारी बड़ी मदद होगी और हम अपना काम करते रहेंगे। आज की बात डबल इंजन की बात है। वो डबल इंजन जिसके बारे में लगातार एक नारा बन गया था, अब की बार डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार का मतलब कि जब किसी ट्रेन को दो दो इंजन खींचते हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी ताकत बढ़ जाती है। और वही डबल इंजन का नैरेटिव था, वही विशेषण था जिसके जरिए ये कहा जाता था कि अगर एक ही दल की सरकारें दोनों जगह रहेगी, यानी कि केंद्र और राज्य में, तो उस राज्य का विकास बहुत तेजी से होगा। मगर राजनीति है, राजनीति महत्वाकांक्षाओं का दौर, खेल है। और आज की राजनीति के दौर में तो महत्वाकांक्षाएं सबकी बहुत ऊपर रहती हैं। हर आदमी जो राजनीति में आता है वो एक उसके पास सपना होता है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। इस सपने को देखने में कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हर राजनीतिज्ञ ये चाहता है, ये मानता है कि अगर उसके हाथ में कमान होगी तो वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करेगा। लेकिन जब एक ही गाड़ी के दो इंजन टकराने लगे तो पूरा तंत्र, पूरी गाड़ी ही कहीं ना कहीं फंसने लगती है। बहुत दिनों से चर्चा इस बात की है कि दिल्ली और यूपी के बीच में क्या सब कुछ ठीक है। और समय समय पर ऐसी चर्चाओं को बल मिलने के बहुत सारे कारण भी सामने आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि हाँ, वाकई कुछ तो है जहां पे समस्या है। उत्तर प्रदेश के भीतर आप सियासी हलकों में चले जाइए, आप ऐसी जगहों चले जाइए जहां पर राजनीतिक चर्चा होती है, सचिवालय के गलियारों में, नौकरशाहों के कमरों में, हर जगह यही चर्चा होती है कि क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक है। पहलगाम में जो घटना घटी उसके बाद पूरा देश एक तरफ सोचने लगा, एक तरफ कहने लगा, एक ही बात कहने लगा। मगर उस बीच में भी दिल्ली और लखनऊ के बीच के तनातनी की खबरें कम नहीं हुई। पहलगाम की घटना के बाद जब राष्ट्रीय संकट या राष्ट्रीय एकता का समय आया तो उस वक्त जो पार्टी के स्तर पर सबसे बड़ी पहली घोषणा हुई वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल गया है। यानी कि पहले से ही एक्सटेंशन पर चल रहे जेपी नड्डा साहब अब कब तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे, इसका फैसला बाद में होगा। अब ये तो एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर फिर दो इंजनों के टकराने की बात थी। दो इंजन मतलब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ का कहना है कि पार्टी उसने बनाई है, तो होता भी यही रहा है कि संगठन सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की मर्जी से आता है। मर्जी से आता है ये कि ये सहमति से आता है। लेकिन क्या भाजपा अब वही भाजपा रह गई है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में भारतीय जनता पार्टी का जो उभार हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसने कहीं ना कहीं संघ के दबाव को, संघ के वर्चस्व को भी नुकसान पहुंचाया है। और जेपी नड्डा तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक वक्त पे कह भी दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी परिपक्व हो गई है कि उसको संघ की जरूरत नहीं है। तो एक टकराहट तो यहां। उसके बाद चर्चाएं शुरू हुई कि संघ अपने पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहता है।
नरेंद्र मोदी अमित शाह का खेमा उस व्यक्ति को नहीं चाहता है, बहुत सारे नाम आए। तो एक टकराहट वहां, लेकिन असली टकराहट जो लंबे समय से चल रही है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार। ये दो केंद्र हैं, लखनऊ और दिल्ली, दो ऐसे केंद्र हैं जिसके बीच के टकराव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। सोशल मीडिया पर तो यह भी कहा जा रहा है कि या तो दिल्ली जीतेगा या लखनऊ जीतेगा, लेकिन इसके पीछे, इस तनातनी में, इस संघर्ष में अगर जो चल रहा है उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के टलने की बात आई तो अचानक से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के बदलने की बात भी चुप हो गई। इसके पहले बहुत चर्चा थी, बड़ी लामबंदी थी। चर्चा ये हो रही थी कि किस बिरादरी से अध्यक्ष आएगा, तमाम नाम चलने लगे, दिनेश शर्मा से लेके हरीश द्विवेदी तक वो दावेदारियां होने लगी। दूसरी तरफ एक वर्ग का ये कहना था कि पिछड़े वर्ग से कोई व्यक्ति आएगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि अगर सत्ता के केंद्र में कोई परिवर्तन होता है तो शायद पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति प्रदेश की कमान संभाले और ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति पार्टी की कमान संभाले, तो जातीय समीकरण को साधना आसान हो जाता है। लेकिन फिलहाल इस चर्चा पर भी विराम लग गया। यहां भी पसंद और नापसंद को लेकर के बड़े सवाल थे। दिल्ली जिसको चाहती है, क्या लखनऊ उसी को चाहता है? क्योंकि एक बात तो तय है कि एक मजबूत सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो बनी, उसने पार्टी संगठन को तो कहीं हाशिए पे जरूर छुआ। आमतौर पे यह माना जाता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसका संगठन बहुत मजबूत रहता है, बड़ा दबाव रहता है उसका सरकार के ऊपर। लेकिन उत्तर प्रदेश के केस में ये बिल्कुल उल्टा हो गया। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष उतने सक्रिय नहीं है जितने सक्रियता की अपेक्षा उनसे की जाती है, जबकि मुख्यमंत्री काफी आक्रामक भी है, बहुत सक्रिय भी है। तो संगठन तो कहीं ना कहीं दबा। लेकिन अब यह प्रश्न भी वहां खड़ा हो गया कि क्या यह मसला भी दब गया। लेकिन इसके अलावा, राजनीतिक उथल पुथल के अलावा, असली लड़ाई जो चल रही है वो ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के भीतर है। पिछले दिनों बनारस के कमिश्नर कौशल राज शर्मा को जब मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्ति मिली तो उत्तर प्रदेश के हलकों में ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि ये दिल्ली के आदमी है, यानी कि नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय। लंबे समय तक बनारस के जिलाधिकारी रहे, फिर बनारस के कमिश्नर हुए, लेकिन रहे बनारस में, और उनका सीधा तार जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, वहां के सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका दखल तो वहां रहेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव जैसे पद पर किसकी तैनाती होगी, किसकी नियुक्ति होगी? क्योंकि मनोज कुमार सिंह जो मुख्य सचिव हैं उनका रिटायरमेंट अब होने ही वाला है। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बहुत खास अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं। योगी उन पर बहुत भरोसा करते रहे और सारे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी एक समय मनोज कुमार सिंह के पास ही थी, और अब वो मुख्य सचिव है, लेकिन उनका रिटायरमेंट होने वाला है। इस बीच में उत्तर प्रदेश के एपीसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, जो मुख्य सचिव के बाद दूसरा पद है, वहां भी रिटायरमेंट हो गया। लेकिन इतने महत्वपूर्ण पद पर 3 दिन बाद भी अभी तक किसी अधिकारी की तैनाती हुई नहीं है, क्योंकि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो या तो एपीसी हो सकते हैं या मुख्य सचिव हो सकते हैं, उनकी खेमेबाजी इस वक्त चरम पर है। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव की कुर्सी पर लंबे समय से जमे हुए शशि प्रकाश गोयल, वो भी मुख्य सचिव की रेस में है। एसपी गोयल के बारे में कुछ लोगों का यह कहना है कि वो दिल्ली
उनको चाहती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो क्या कोई अधिकारी 6 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री कार्यालय में रहता? अब दीपक कुमार है। दीपक कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वो एपीसी बन जाएंगे, लेकिन दीपक कुमार भी चाहते हैं कि मुख्य सचिव की कुर्सी पर जाए। और इस सारी लड़ाई के बीच में एक चीज जरूर ध्यान देने की है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव और डीजीपी यानी पुलिस का मुखिया और प्रशासन का मुखिया जैसी कि परंपरा रही है उनको तैनात करने की, वैसा हुआ नहीं। परंपरा यह है कि 3 नाम राज्य से केंद्र को भेजे जाते हैं और पर्सनल डिपार्टमेंट केंद्र का उसमें से एक नाम को टिक करके भेज देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी की नियुक्ति पिछले काफी समय से कार्यवाहक के तौर पर ही चल रही है। प्रशांत कुमार जो यूपी पुलिस के मुखिया हैं, उनका रिटायरमेंट भी बहुत जल्दी है। वहां पर भी वही लड़ाई। प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव के पद पर भी वही लड़ाई। और एपीसी जैसे महत्वपूर्ण पद पर 3 दिन तक तैनाती ना हो पाना, यह अपने आप में यह बता रहा है कि निर्णय लेने में कहीं तो कोई समस्या है। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच के संघर्ष की राजनीतिक लड़ाई अब नौकरशाही तक पहुंच चुकी है। अधिकारियों की तैनाती में किसकी चलेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने कमजोर नहीं, वो अपनी मर्जी से काम करने के आदी रहे हैं। और उसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश में पुलिस के मुखिया के पद पर लगातार कई अधिकारी आए जो कार्यवाहक के तौर पर आए। उनको दिल्ली की क्लियरेंस मिली या क्लियरेंस लेने की जरूरत ही नहीं समझी गई। और अब आईएएस लॉबी के भीतर भी यही चर्चा शुरू हो गई। सोच के देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर एक ऐसा पद होता है जो 6 या 7 डिपार्टमेंट जिसके अंडर में आते हैं, और वो सारे विभाग वो होते हैं जो गांव के विकास के संबंधित होते हैं। इतना महत्वपूर्ण पद और किसी की तैनाती नहीं, सामान्य बात तो नहीं है। हालांकि इस सरकार में एक और खास बात देखने को मिली कि जो माना जाता था कि आईएएस अधिकारियों की किसी विभाग में लंबे समय तक पोस्टिंग नहीं रहती है, उनका तबादला जल्दी जल्दी होता रहता है। अमूमन 1.5-2 साल बहुत लंबा कार्यकाल मान लिया जाता है। लेकिन इस सरकार में दर्जनों ऐसे अधिकारी हैं जो एक ही पद पर लंबे समय से टिके हुए हैं। दिल्ली में यूपीडा दिल्ली के पास है, वहां के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं उनके तो रिटायरमेंट को हुए काफी समय हो गया, लेकिन 6 बार लगातार उनको एक्सटेंशन 6-6 महीने का मिलता है, सेवा विस्तार। जिलों में ऐसे अधिकारी तैनात हैं जिलाधिकारी के रूप में जो 2 साल 3 साल से तैनात हैं। सचिवालय में ऐसे अधिकारी तैनात हैं जिनकी तैनाती की उम्र, उत्तर प्रदेश में जो सूचना निदेशक अभी उनका तबादला हुआ, उनकी तैनाती भी 6 साल की थी। तो नौकरशाही के बीच में नियमों और परंपराओं को एक मजबूत सरकार कैसे अपने हिसाब से बना सकती है। और दिल्ली सरकार, जिसके बारे में कई बार इशारों में या सीधे ये आरोप लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से वो बहुत खुश नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देशव्यापी लोकप्रियता कह लें या उनका प्रभाव कह लें, उससे दिल्ली असहज भी है। यानी कि दावा प्रधानमंत्री की कुर्सी का है, दावा एक मजबूत नियंत्रण बनाने का है। और वो नियंत्रण, उत्तर प्रदेश का नियंत्रण दिल्ली का होगा या उत्तर प्रदेश खुद मुख्तारी से काम करेगा,
ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। तो सियासत के टकराव अब नौकरशाही के टकराव में बदल चुके हैं। नौकरशाहों की तैनाती कौन करेगा, किसकी तैनाती होगी, इस चक्कर में कई कुर्सियां लंबे समय से खाली नहीं हो पा रही हैं और महत्वपूर्ण कुर्सी 3 दिन से खाली पड़ी हुई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर निवेदन कि ऐसी खबरों को, ऐसे विश्लेषणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब